इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। किसान वाणी सुन रहे सभी किसान भाई बहनों को का स्वागत है आज की किसान वाणी कार्यक्रम में। स्वीकार करें मंजू बहन और शैलेंद्र भैया की राम राम। किसान भाइयों, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता बिरसा मुंडा की जयंती बड़े ही सद्भाव के साथ मनाई जा रही है। आप सभी को इसकी बहुत शुभकामनाएं। भैया, बिरसा मुंडा को धरती के आभा यानी पृथ्वी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुंडा जनजाति के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष किया। बिल्कुल, इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही आइए अपने किसान भाइयों को आज के आकर्षण भी बता दें। किसान भाइयों, फसलों की अच्छी पैदावार के लिए यूरिया का उपयोग बहुत आवश्यक है, लेकिन यदि इसे नवाचार के साथ उपयोग में लाया जाए तो हम और अधिक लाभ भी ले सकते हैं। और यही है हमारी आज की बात का विषय, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का कृषि में नवाचार। और हर बार की तरह मेहमान क्रम में हम आज लेकर आए हैं वर्तमान समय में खेतों में लहलहा रही आलू की फसल पर ग्राम कुंडाली कला के युवा कृषक प्रशांत सूर्यवंशी से आलू की उन्नत खेती के प्रबंधन पर बातचीत। बिल्कुल, इसके साथ ही किसान भाइयों होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश और मधुर मधुर लोकगीत और लोक भजन भी होंगे। और हमारी आज की बात की चौपाल में हम शुरू करते हैं आज की बात। इसके पहले हम एक मनोरंजन से जुड़ते हैं और अपने किसान भाइयों को एक देवी गीत सुनवाते हैं राधे श्याम राजपूत और साथियों की आवाज़ में। उसके पहले सुनते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश। चलिए सुनते हैं। वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग। आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने, छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985। जल तोरे पर
परिक्रमा करे हैं, जल से जल तोरे परिक्रमा करे हैं, परिक्रमा करे हैं मैया परिक्रमा करे हैं, परिक्रमा करे हैं मैया परिक्रमा करे हैं। दीगो जरई है तोरे दीप दोरे तोरे ठाड़े हे अम्बे मैया। तोरे तोरे ठाड़े हे अम्बे मैया। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देते निर्धन को माया, भांजन को पुत्र देते निर्धन को माया, निर्धन को माया मैया निर्धन को माया, निर्धन को माया मैया निर्धन को माया। हरो मैया दुखिया की पीर दोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू अर्चन में ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया ना जानू बंधन, ना जानू बंधन मैया ना जानू बंधन। ना पूजा की रीत दोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। ना एको करनी है ना एको भरनी, ना एको करनी है ना एको भरनी, ना एको भरनी मैया ना एको भरनी, ना एको भरनी मैया ना एको भरनी। ना तो करम वाहनी के दोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। तोरे तोरे ढाड़े हे अम्बे मैया। चलिए किसान भाइयों, इस देवी गीत के बाद अब बारी है हमारी आज की बात की, जिसका विषय है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जो कि खेती में नवाचार की दिशा में एक क्रांति लेकर आई हैं। किसान भाइयों, हमारी जो भारतीय कृषि है उसमें उर्वरकों की खास तौर पर यूरिया और डीएपी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, बिल्कुल। परंतु आज के समय में अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग जो भी है खासकर असंतुलित रूप से किया जा रहा है, उसमें पर्यावरण और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण फसल उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल किसान भाइयों, इन सारी समस्याओं का निदान है नैनो तकनीक। किसान भाइयों, नैनो तकनीक का इस्तेमाल कर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को विकसित किया गया है, जिसे खेती में एक क्रांतिकारी खोज के रूप में देखा जा रहा है। ये उर्वरक न केवल पोषक तत्वों की कुशलता बढ़ाते हैं, बल्कि मिट्टी, जल और पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। किसान भाइयों, चलिए जानते हैं कि ये नैनो यूरिया क्या है और ये नैनो डीएपी क्या है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया एक अत्याधुनिक तरल उर्वरक है जिसे नैनो तकनीक के माध्यम से तैयार किया गया है और इसे खास तौर पर भारतीय किसानों की जो ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से तैयार किया गया बिल्कुल किसान भाइयों, उसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया और इससे इफ़को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। पहले पारंपरिक यूरिया जहां 45 किलोग्राम की बोरी के रूप में दिया जाता था, वहीं पर नैनो यूरिया मात्र 500 मिलीलीटर की एक बोतल में समान प्रभाव देने की क्षमता रखता है। भैया, मतलब कि 45 किलोग्राम यूरिया की जगह मात्र 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन अणु का आकार
20 से 50 नैनोमीटर का होता है, जो पौधों की पत्तियों द्वारा बड़ी आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, जिनके कारण पौधों की उपयोग क्षमता बढ़ती है। साथ ही मिट्टी, पानी और पर्यावरण प्रदूषण में भी जो है कमी आती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक यूरिया का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग को कम करना है, जिसमें नाइट्रोजन का मिट्टी से बाहर निकलना और बाष्पन की समस्या कम हो सके। यह पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और टिकाऊ खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसान भाइयों, 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया में 40,000 ppm नाइट्रोजन होते हैं और यह 45 किलोग्राम यूरिया की जगह लेता है। साथ ही पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और मिट्टी और पानी का प्रदूषण भी नहीं होता, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शैलेंद्र भैया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं कि ये नैनो डीएपी क्या है। तो किसान भाइयों, नैनो डीएपी एक नवीन तरल उर्वरक है, जिसे भी नैनो तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। यह पारंपरिक डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी का सूक्ष्म और अधिक प्रभावशाली विकल्प है। नैनो डीएपी में मुख्य रूप से 2 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये दोनों तत्व पौधों की प्रारंभिक वृद्धि और जड़ों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। किसान भाइयों, इन उर्वरकों के कणों का आकार जो है नैनो स्तर का होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर से 100 नैनोमीटर के होते हैं, जिसके कारण यह पौधों की पत्तियों और जड़ों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। इसकी उच्च जैव उपलब्धता के कारण बहुत कम मात्रा में ही इसका उपयोग करने से फसल को पर्याप्त पोषण मिल जाता है और इसका विकास भी इफ्को द्वारा ही किया गया है। बिल्कुल। किसान भाइयों, नैनो डीएपी का उद्देश्य भी पारंपरिक डीएपी के उपयोग और उस पर निर्भरता को कम करना है। किसान भाइयों, नैनो डीएपी के उपयोग से कम मात्रा में अधिक पोषक और ज़्यादा पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। साथ ही फास्फेट के उपयोग की कुशलता बढ़ती है। इसके साथ जल प्रदूषण में कमी के साथ साथ पोषक तत्वों की लीचिंग भी घटती है। शैलेंद्र भैया, अब इसके लाभ क्या क्या हैं ये भी हम बता देते हैं हमारे किसान भाइयों को। पहला तो ये है कि इनका आकार जो कि नैनो आकार का होता है, इसलिए इसे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। बिल्कुल। साथ ही इसकी लागत भी कम होती है, इसलिए इसे सभी किसान आसानी से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा इसके उपयोग से पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता और सबसे अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि तरल अवस्था में होने के कारण इसे उपयोग करना, इसका भंडारण करना, परिवहन करना और वितरण करना बड़ा सरल होता है, जो कि सभी समस्या बनी हुई होती है ना। बिल्कुल। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से कृषकों का उत्पादन 10% तक अधिक होने का अनुमान है और साथ ही 50% यूरिया की बचत भी पाई गई है। इसके उपयोग से मिट्टी की जल वाष्पन क्षमता, उपजाऊ क्षमता और मिट्टी का कटाव, उर्वरता की सभी में लाभ हो रहा है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप भी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करें, साथ ही अपने किसान साथियों को भी इसका उपयोग करने की सलाह दें। यह किसानों की लागत कम करने के साथ साथ फसल उत्पादन में भी वृद्धि करता है। तो ये तो थी हमारी आज की बात, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का कृषि में नवाचार, है ना। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान
नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। चलिए किसान भाइयों, अब जुड़ते हैं मेहमान क्रम से। मेहमान क्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ग्राम कुंडाली कला के युवा किसान प्रशांत सूर्यवंशी से आलू की उन्नत खेती के प्रबंधन पर बातचीत। किसान भाइयों, मेहमान क्रम में हम समय समय पर समसामयिक कृषि कार्यों पर चर्चा करते हुए एक नए मेहमान से आपका परिचय करवाते हैं। इसी क्रम में हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं ग्राम कुंडाली कला के शिक्षित और प्रगतिशील युवा कृषक प्रशांत सूर्यवंशी से, जिन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए कृषि को अपना व्यवसाय बनाया और आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाकर कृषि कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे वर्तमान समय में खेत में लगी आलू की उन्नत खेती पर। तो प्रशांत भैया, सबसे पहले आपको हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से राम राम। स्वागत है आपका हमारी आज की चौपाल में। राम राम दीदी, राम राम जी। भैया, आप कब से खेती कर रहे हैं? लगभग मुझे इस खेती को करते हुए 8 साल हो गए हैं। पहले पापा करते थे, पापा के नहीं रहने के बाद से मैं यही सारी चीज़ें मैं ही संभाल रहा हूँ। जी जी, तो ये तो बहुत ही समझदारी की बात है भैया, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है जब वो पढ़ लिख लेता है तो ज़्यादातर शहरों की तरफ रुख करता है, लेकिन आप अपने परिवार को देखते हुए इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। ये एक मिसाल है समाज में। तो भैया, ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आगे बढ़ने की। लगभग कितनी खेती आपके पास वर्तमान समय में? वर्तमान में मेरे पास 8 एकड़ जगह है, जिसमें अभी आलू लगा हुआ है और थोड़ी जगह में गेहूँ भी लगाना है। अभी पूरे खेत में 8 एकड़ में आलू भी लगाया है भैया आपने, और गेहूं भी आप साथ में इसके लगाएंगे। भैया, अभी जो समय है इसमें आपने बताया कि आलू लगाया है खेत में, तो इसके लिए हमें हर फसल को बोने के पहले जो है बहुत महत्वपूर्ण तैयारियां करनी होती है अच्छे उत्पादन के लिए। इसके लिए पहले जगह तैयारी करें, मिट्टी की तैयारी करना पड़ता है, जुताई वगैरह, जुताई से, और उसके बाद फिर उर्वरक डालना पड़ता है उसमें भी, लगाने से पहले भी। अच्छा, तो तभी वो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो इसमें आपने उर्वरक कौन कौन सी उपयोग किए? उर्वरक इसमें NPK, पोटास, जाइम, सल्फर, बिल्कुल, ये सारी चीजें का मिश्रण बना के पहले खेत में बेसल डोज डालना पड़ता है। और भैया, ये पशु भी दिख रहे हैं आपके खेत में, तो फिर गोबर खाद का उपयोग भी करते हैं। बिल्कुल। तो भैया, ये अपनी भूमि की जब तैयारी कर लेते हैं मिट्टी की, तो उसके बाद हमारी किस्मों की है ना, किस्म चुनने की कि हम किस किस्म का जो है आलू का चयन करें। तो मेरे पास अभी 302 वैरायटी है और पंजाब का ज्योति वैरायटी लगा हुआ है। ये 2 वैरायटी राशन आलू में आ जाता है, ये सब्जी वाला मार्केट में बिकता है जो। अच्छा, हाँ, क्योंकि 2 प्रकार के आलू लगाए जाते हैं। की वैरायटी अलग हो जाती है, वो थोड़ा सेंटाना वैरायटी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये एक राशन आलू है ये। तो आपने सिर्फ अभी सब्जी वाला आलू लगाया? सब्जी वाला आलू लगाया। कभी लगाया है भैया आपने चिप्स वाला? नहीं, चिप्स वाला एक ही बार लगाया था, तो उसमें थोड़ा उपज कम आई थी। अच्छा, अपने यहाँ की मिट्टी के हिसाब से वो नहीं था। अच्छा, तो हम तो कभी भी लाभ और हानि देखकर ही खेती करते हैं, तो अगली बार उसको आपने विचार बदल दिया कि सब्जी वाला आलू। 302 वैरायटी ऐसी है, ये कम दिन में भी खोद सकते हैं इसको, ऐसा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। अच्छा, तो आपने अभी कितने दिन हो गए? अभी ये 1 महीना हो गया इस फसल को लगाने। ये मैं 20 दिसंबर के बाद इसको कभी भी खोद सकते हैं। बिल्कुल। और जब नया आलू आता है तो उसका मूल्य भी अच्छा होता है, ज्यादा हमको प्रॉफिट मिल ही जाता है। तो भैया, अभी आप मतलब दिसंबर के बाद इसे 10 दिसंबर के बाद से इसकी खुदाई चालू हो जाएगी। भैया, जब भी हम कोई फसल लगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें रोग और कीट प्रबंधन जो है एकदम पहले उनका प्रकोप बना ही रहता है। तो उसके लिए भी पहले
पहले से ही उसकी तैयारी करके रखना पड़ता है। जैसे फसल लगी उसके बाद ही से स्प्रे चालू हो जाते हैं। स्प्रे चालू करते ऐसे फंगीसाइड हो गया, इल्ली के लिए हो गया दवाई है जी। तो ये सारी चीजें पहले से करना पड़ता है। इसके लिए दवाओं का उपयोग करते हैं आप? हाँ, दवाई बिना दवा के तो होगा ही नहीं, उसी से कंट्रोल होता है। बिल्कुल। और कुछ घरेलू उपचार भी जैसे हम ये अपनाते हैं तो जैसे गोमूत्र की हाँ, दवा उसका स्प्रे भी करते हैं पर वो थोड़ा जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता उसमें रिजल्ट, इसीलिए फिर फर्टिलाइजर की तरफ इधर जाते इंसेक्टिसाइड वगैरह लेना पड़ता है। उन्नत तरीकों पर ही जाते हैं। जी जी। तो भैया अगर आलू की फसल अगर तैयार हो जाती है तो फिर आप इसके लिए बाजार चुनते हैं सीधे या कोल्ड नहीं, स्टोर? जैसा नहीं है, मार्केट के ऊपर है। जैसे खेत से बिक जाता है यहाँ, तो व्यापारी खेत से ही माल ले लेता है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात बताई, मतलब आपको बाजार जाना ही नहीं पड़ता है। तो प्रशांत भैया जब ये आलू जो है पककर तैयार हो जाएगा, आप इसे निकाल कर और जगह पर ही आपने बताया कि ये बाहर चला जाता है बिकने, तो यहाँ से अलग रेट आपको मिलता है। और लेकिन जब आलू निकालने के बाद आपने फिर क्या तैयारी की है अगली किसी फसल की? अगली फसल जैसे टमाटर ले लेंगे, भटा ले लेंगे, मिर्च ले लेंगे। गेहूं भी बोया जाता है इसके बाद? गेहूं थोड़ा लेट हो जाएंगे। अच्छा, उधर काटना है फिर अगली फसल। हाँ, क्योंकि वेदर के हिसाब से फिर देखा जाए तो फिर 20 दिसंबर के बाद बोनी नहीं हो पाएगी, फिर लेट हो जाएंगे गेहूं बोने में। तो आप इसके बाद भी मिश्रित फसल को अपनाते हुए टमाटर, भट्टे, हरी मिर्च और उसके साथ में हम लोग तरबूज, डंगरे भी लगाते हैं। इसकी भी खेती आप यहाँ पर कर लेते हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं, क्योंकि खेती का जो रकबा है आपका ये बड़ा हुआ है तो इसमें दोनों चीज ले सकते हैं, तरबूज भी लगा सकते हैं, डंगरा भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात बताई भैया कि अगली बार हम जरूर टमाटर पर, भट्टे पर और तरबूज और डंगरे पर भी बात करेंगे और आप हमारे किसान भाइयों को इन उन्नत तकनीकों से जरूर वो कराएंगे। सिंचाई के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है भैया? ये ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहे हैं हम। ड्रिप इरिगेशन का, तो उसमें पानी की बचत होती है, कम समय में ज्यादा बगावत हो जाती है। और जैसे आदमी नहीं है तो फिर खुद भी कर सकते हैं ये काम ऐसा। चालू करके वॉल बस चेंज किया तो हो जाता था। हाँ, और मतलब कि आप अकेले बहुत सारा मैनेज कर लेते हैं, ये आपने बिल्कुल तय करके रखा। भैया पशुपालन भी कर रहे हैं आप साथ में? हाँ, घर पे 1-2 गाय है ताकि घर का दूध हो जाए, इसीलिए हो जाए। और हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल ये अलग से ये आय रखने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छी चीज है ना, कि हमारे पास भूसा, चारा, सब चीजें घर पे हो जाती, रखना है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इनका भी ठंड में बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे भैया? हाँ, बिल्कुल। दवाइयों से इसमें अभी दूध दे रही है भैया? हाँ, अभी गाय लग रही है। चलिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी एकदम आज के समय में जब युवा जो है कृषि की तरफ नहीं जाना चाह रहा, आप उसे अपनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आगे भी यही कामना करते हैं कि आप इसको अच्छे अनुभव और हमारे साथ साझा करते रहेंगे, है ना। तो धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आकाशवाणी परिवार की ओर से राम राम, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम कुंडाली कला के युवा किसान प्रशांत सूर्यवंशी से आलू की उन्नत खेती के प्रबंधन पर बातचीत। और चलिए अब जुड़ते हैं इस संदेश से। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं।
ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और शैलेंद्र भैया, अब समय हो चला है अपने किसान भाइयों से विदा लेने का। तो मैं मंजू बहन, मैं शैलेंद्र भैया कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।